कि मैडम आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। मैडम आपकी जो अंग्रेज़ी है ना वो इस स्तर तक कभी-कभी खतरनाक हो जाती है कि हमें डर लगता है कि हमें जूते ना पड़ने लग जाएँ। मुझे ना उनकी ये बात और ये ट्रीटमेंट बॉसेस का अंदर से थोड़ा-सा खटक सा गया। अब आप सोचो कि एक लड़की जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश रीडिंग में, उस रास्ता ढूँढने के प्रोसेस में मुझे लगा क्या ऐसा पढ़ूँ जो मेरे लिए मज़ेदार भी हो और मैं लर्निंग भी कर सकूँ। बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी लर्निंग करते हैं, स्पोकन कोर्सेस करते हैं, पर जब बोलना होता है तो वो उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? मैं अपने गाँव से या इनफैक्ट आस-पास के कई गाँव से वो पहली लड़की थी जिसने को-एजुकेशन स्कूल में जाना स्टार्ट किया। को-एजुकेशन समझते हैं? हाँ, को-एजुकेशन मतलब वो स्कूल जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ाई करते हैं। और गाँव भी ऐसा था जहाँ पे चाचियाँ घर पे आती थीं और बोलती थीं कि लड़कियों को स्कूल भेजने से, वो भी को-एजुकेशन वाले स्कूल में भेजने से लड़कियाँ आवारा हो जाती हैं। पर उसी माहौल में एक मेरे फादर थे, ही हैड बीन अ पर्सन जिन्होंने हमेशा एक पर्सपेक्टिव के साथ काम किया कि उनको अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर बनाना है। और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है मंजरी उपाध्याय। मैं लखनऊ में रहती हूँ और जिजीविषा सोसाइटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक रीजन होता है, उस रीजन में जौनपुर नाम का एक ज़िला है और उसकी शाहगंज तहसील के एक छोटे से गाँव सराय मोहिउद्दीनपुर में मेरा जन्म हुआ, वहीं पली बड़ी मैं। और जैसा कि मैंने शेयर किया आपके साथ में कि हमारी सोसाइटी ऐसी थी जो डेफ़िनेटली एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी। गर्ल चाइल्ड को लेके बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स थे, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे पेरेंट्स हमेशा इस बात के लिए डिटरमिन्ड थे कि उन्हें अपनी बेटी को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। उसके बाद भी उन्हें बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ा जिससे 2-4 होना उस समय के लिए आसान नहीं था। खैर, मैं स्कूल जाने लगी। स्कूल जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी थी बिकॉज़ इट वाज़ ऑलमोस्ट करीब 8 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल पड़ता था और शुरुआत की जो स्कूलिंग थी उसमें साइकिल पे बैठ के किसी तरीके से किसी एक बंदे को रिसोर्स करके मेरे फादर ने पेरेंट्स ने भेजना शुरू किया। तो वो अपनी एक जो जर्नी थी उसने कहीं न कहीं से मुझे एक ऐसा बच्चा बना दिया जो अपनी घर में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के, ननिहाल के बीच में तो बहुत बोलता था। पर बिकॉज़ मेरा घर गाँव में था और जो स्कूल था वो टाउन में था, तो गाँव और टाउनशिप वो दोनों के बीच की जो डिफ़रेंस था, उस डिफ़रेंस ने एक इन्फीरियॉरिटी भरनी शुरू कर दी। मतलब मैं अपने आप को कमतर आंकने लग गई और स्कूल में बिल्कुल चुप-चुप रहती थी। खैर स्कूलिंग चलती रही। अब इस पूरी जर्नी में मैं पढ़ तो गई और जैसा कि हमारे जैसे स्मॉल टाउन्स के रहने वाले मैक्सिमम बच्चे होते हैं, पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, कुछ टॉप भी कर जाते हैं, ऑब्वियसली उनमें से कुछ टॉप भी करते हैं, पर एक जगह आके सुई अटक जाती है। जानते हैं क्या है वो? वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? वो इंग्लिश होती है। हम अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करते हैं? दैट इज़ डेफ़िनिटली द प्रेज़ेंटेशन स्किल्स और उसमें भी हमें लगता है कि हम कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं और हमें ये महसूस कराने में बड़े शहरों के जो बच्चे होते हैं, जिनकी एजुकेशन, पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग डेफ़िनेटली बहुत ही अपग्रेडेड क्लास की होती है, वो भी पूरा-पूरा रोल निभाते हैं। एट द सेम टाइम उसी यात्रा में निकली मैं। इस तरीके से मेरी आगे की कॉलेज की लाइफ़ स्टार्ट हुई। कॉलेज की लाइफ़ में मैं धीरे-धीरे करके थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना शुरू हुई। जैसे घर में थी वैसे ही बाहर भी होना शुरू हुई। पर फिर भी अभी ये जो अंग्रेज़ी वाला गैप था, वो कहीं न कहीं आड़े आता था, लगातार था। खैर उस समय कुछ ऐसे सीनियर्स से, कुछ ऐसे फ्रेंड्स से, कुछ ऐसे मेंटोर्स के साथ में मुलाकात हुई, जिनकी पर्सनैलिटी ने मुझे प्रभावित किया। ये अच्छी चीज़ थी कि मैं लर्नर रही। शायद पेरेंटिंग में का इसमें बहुत बड़ा रोल था और कुछ ऊपर वाले की ब्लेसिंग रही होगी। तो मैं लर्नर बनी रही। लगातार हर वो व्यक्ति जो मुझे लगता था कि सोसाइटी में छोटे या बड़े किसी भी तरीके का चेंज ले आ रहा है और उसका व्यक्तित्व मुझे प्रभावित कर रहा है, उनसे सीखने की कोशिश करती रही, ऊर्जा लेती रही। इस पूरी जर्नी में एक चीज़ और मैं बहुत स्ट्रांगली मेंशन करना चाहूँगी। आपने सोचा होगा कि जिसके पेरेंट्स ने इतने सैक्रिफाइसेस करके बेटी को इतने सारे चैलेंजेस को झेलने के बाद भी आगे बढ़ाने का सपना देखा और उस सपने को ज़िंदा रखने का पूरा काम किया, उसकी बच्ची भी ऑब्वियसली बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत प्रोग्रेसिव रही होगी। आई विल टेक अ पॉज़ हियर।
मैं बिल्कुल वैसी नहीं थी। आई वॉज अ कंप्लीट डायरेक्शनलेस, एमलेस चाइल्ड। जब मेरे पापा मुझे स्कोल्ड करते थे कि पढ़ाई नहीं करेगी तो बर्तन मांजेगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आज के समय में मैं मानती हूँ कि बर्तन मांजना भी कोई बुरा काम नहीं है, पर उस समय मैं सोचती थी बर्तन मांजने की क्या जरूरत है, किसी अमीर आदमी से शादी हो जाएगी, आराम से रानी बन के रहूंगी घर में। सो वो आप समझ सकते हो कि किस एक्सटेंट का वेगनेस थी दिमाग में। बस पापा कह रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इसलिए चलो पढ़ लेते हैं। वही स्टोरी स्कूल से लेके कॉलेज तक गई। कॉलेज में जाने के बाद पता कुछ सिचुएशंस ऐसी रही जिन्होंने मुझे एक्सट्रोवर्ट बनाने के बाद थोड़ा लड़ाकू भी बना दिया, पर वो एमलेसनेस जारी रही। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि आफ्टर आई पास्ड आउट द कॉलेज, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे सेटल हो गए। कुछ हायर एजुकेशन के लिए गए, कुछ ने बहुत अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली। एंड दैट वाज द टाइम कि मुझे लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत लड़ाइयाँ कर ली, बहुत डायरेक्शनलेस लाइफ जी ली, अब मुझे अपने ऊपर कुछ, अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2005 में मैंने अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की, और चूंकि मेरा कॉलेज फार्मेसी से रिलेटेड था, आई डिड बी फार्मेसी, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेल्स का प्रोफाइल चूज़ किया मैंने। अब सेल्स का प्रोफाइल चूज़ किया, अगर आप जानते हैं, आप में से कोई भी सेल्स का है, वो भी फार्मास्यूटिकल सेल्स को बिलोंग करता है, तो आपको ये पता होगा कि फार्मास्यूटिकल सेल्स इज ऑल अबाउट मीटिंग डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स आर वन ऑफ द सबसे एलीट क्लास ऑफ सोसाइटी माने जाते हैं। उस पूरी प्रक्रिया में एक बार फिर से मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ, या फिर महसूस कराया जाना शुरू हुआ कि मैडम आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। मैडम आपकी जो अंग्रेज़ी है ना, वो इस स्तर तक कभी कभी खतरनाक हो जाती है कि हमें डर लगता है कि कहीं डॉक्टर चेम्बर में हमें जूते ना पड़ने लग जाएं। सो इतनी खतरनाक अंग्रेज़ी हिंदी मिक्स बोलती थी मैं। एंड जैसा मैंने एकदम शुरू में बताया था कि मैं ऐसी इंग्लिश पढ़ना जानती थी, पेरेंट्स अच्छे वेल क्वालिफाइड थे, ग्रामर का ठीक ठाक नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग भी थी इंग्लिश की। मुझे ना उनकी ये बात और ये ट्रीटमेंट बॉसेस का अंदर से थोड़ा सा खटक सा गया। और चूंकि मैं ऑलरेडी ऐसी जर्नी के साथ आई थी जिसमें मुझे लगा था कि अब मुझे जो भी है वो सिर्फ पाना है, और पाने के लिए जो कुछ भी मुझे करना था, जिस भी कॉस्ट पे करना था, आई वॉज देयर टू लर्न। मैंने उसको दिल पे लिया, और दिल पे लेने के बाद एक काम किया कि जो मेरे बॉसेस डॉक्टर चेम्बर में जिस भी तरीके का कम्युनिकेशन करते थे, वो कम्युनिकेशन मैंने इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट कॉल्स में मैं उनसे पूछती थी कि इफ़ यू अलाउ मी, मैं आपने जो बोला पिछले कॉल में मैं यहाँ पे बोलूँगी। तो शुरू किया, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती थी शुरू में, पर धीरे धीरे करके दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। एंड दैट्स वेयर आई हैड बीन एक्सट्रीमली लकी, जहाँ मेरे बॉसेस ने मुझे फिर ये सजेस्ट करना शुरू किया, रिकमेंड करना स्टार्ट किया कि अगर तुमको सच में सीखने की चाहत है, सो स्टार्ट विथ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अब आप सोचो कि एक लड़की जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश रीडिंग में, नॉलेज भी वैसी नहीं थी उस स्केल की, वो एकदम से एडिटोरियल्स तो नहीं पढ़ने लग जाएगी। पर मुझे रास्ता भी ढूंढना था। उस रास्ता ढूंढने के प्रोसेस में मुझे लगा क्या ऐसा पढूं जो मेरे लिए मज़ेदार भी हो और मैं लर्निंग भी कर सकूं। और इसी प्रोसेस में मैंने ये जो लखनऊ टाइम्स या जितने भी मसाला न्यूज़ के न्यूज़पेपर्स होते हैं, पहले उससे शुरुआत की, जिसमें एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, गॉसिप्स हैं, सारी फर्जी न्यूज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो पढ़नी शुरू की। धीरे 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 मेरी वोकेबलरी बढ़ने लग गई, स्ट्रेंथन होने लग गई। उसके बाद मैं दूसरा बहुत बड़ा श्रेय दूंगी चेतन भगत जी को। ही हैड बीन अ मेंटोर फॉर मी व्हेन इट कम्स टू अंग्रेजी लर्निंग, क्योंकि बहुत सारे शायद अंग्रेजी के जो जिज्ञासु और लर्नेड लोग हैं वो चेतन भगत की बुक्स को किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं, पर मेरे लिए वो गुरु हैं। मतलब 3 से 4 महीने में मैंने 3 या 4 उनके नॉवेल्स कंप्लीट कर डाले, और उसने मुझे बहुत सारा हेल्प किया। एक और चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी कि आपको जो भी आता है, बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी लर्निंग करते हैं, स्पोकन कोर्सेज करते हैं, पर जब बोलना होता है तो वो उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? उसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये होता है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि बोले किससे। जब प्रैक्टिस करेंगे तब तो गाड़ी चलाना सीख लिया, पर अगर गाड़ी है नहीं और अगर लगातार ड्राइव नहीं कर रहे हो तो क्या सीख पाओगे? नो, यू कैन नॉट मास्टर इट, यू कैन जस्ट बी अ नोअर ऑफ इट। पर मेरी जो सेल्स की प्रोफाइल थी, जिसमें मुझे हर दिन 11, 12 या 15
लोगों से मिलना होता था, उनसे बात करने की कोशिश में मैं दिमाग में फ्रेम करती थी एक स्टेटमेंट कि हिंदी में क्या है, फिर उसको ट्रांसलेट करने लग गई और ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करती थी। थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियाँ होती थी, बट हमारी फ्रेटर्निटी, फार्मास्यूटिकल फ्रेटर्निटी ये मानती थी कि जो मेडिकल रेप्स आते हैं वो उनकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बहुत एवरेज होती है। ठीक है, ये हो गई जर्नी मेरी इंग्लिश लर्निंग की कि कैसे बोलना है। नाउ सेल्स की जॉब के बाद फिर मैंने स्विच किया ट्रेनिंग में, एंड आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ट्रेनिंग भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में करने को मिली, ऐसे बॉसेस के साथ करने को मिली जिसमें मैंने बहुत सीखा। एज अ ट्रेनर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल में एक ट्रेनर जितना सीखता था ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे, ट्रेनिंग स्किल्स पे, डिलीवरी स्किल्स पे, एंड ऑल्सो ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका पार्ट अब मैं लिसनिंग को भी मानने लग गई थी। यस, माइंडेड। इसके पहले वाला जो हिस्सा था उसमें मैं कम्युनिकेशन को सिर्फ बोलना समझती थी, पर एक्चुअली इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू लिसन ऑल्सो। सो मेरी जो फर्स्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उसने, और उसमें जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, उन्होंने मुझे इतना सिखाया, इतना सिखाया। वो टाइम रोलर कोस्टर जैसा था, पर वो आज मुझे पे कर रहा है व्हेन आई लुक बैक। एंड आज मैं जब लोगों से मिलती हूँ और जिस तरीके से इंटरेक्ट करती हूँ और लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है, उनको लगता है कि देयर इज अ 360 डिग्री शिफ्ट इन माय पर्सनालिटी। फाइन। सो सेल्स की जर्नी, बॉसेस का इंकरेजमेंट, न्यूज़पेपर्स, मसाला न्यूज़, चेतन भगत, देन शिफ्ट टू ट्रेनिंग, एंड yes, then there was a break. Fine. And professionally I had to take a break because I became mother of my second child, and मेरी जो नौकरी थी उसमें बहुत सारी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मदरहुड सीखते हैं। और मदरहुड सीखते समय जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लग गए, कुछ उनसे इंग्लिश सीखी। ऑब्वियसली द किड्स आर, आज के बच्चे हमारी जनरेशन से डेफिनेटली ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो एक हिस्सा वो रहा। प्लस उसी दौरान मैंने अपने आप को अपस्किल करने के लिए कि मेरी मदर ऐसा मानती थी कि जब महिलाएं होम मेकिंग में होती हैं, फैमिली वे पे होती हैं, तो वो एक बहुत अच्छा समय होता है जब वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकें, एंड फॉर हर इन्वेस्टमेंट का मतलब पढ़ाई। तो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में MA सोशियोलॉजी किया। सेकेंड प्रेगनेंसी तो नहीं, डिलीवरी के बाद आफ्टर आई टुक माई ब्रेक मैंने लॉ में एडमिशन किया, और लॉ ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। फाइन, अभी तक इंग्लिश सीखना, फिर कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एंड देन क्या क्या बोलना है और क्या क्या सुनना है, यहाँ तक अटका हुआ था मामला। जब मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू की, उसी टाइम धीरे धीरे करके मेरा सोशल वेलफेयर के साथ नाता जुड़ा। तो अब ये सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट था कि क्या बोलना है और क्या सुनना है। उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं बोलना है। सो एक तरीके से इट बिकेम अ पूरा पूरा पैकेज, बोलना सीखना, सुनना सीखना, और उसके बाद ये सीखना कि क्या नहीं बोलना है। एंड ट्रस्ट में इस पूरे पैकेज ने मुझे एज अ पर्सन इवॉल्व होने में बहुत हेल्प की, बिकॉज आज जिन सब्जेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा है, चाहे वो पर्यावरण है, अगर हमें 10 लोगों की, 50 लोगों की, 100,000 लोगों की भीड़ को समझाना है कुछ, तो उसके लिए इस पैकेज से गुजरा हुआ होना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये जान के मुझे लगता है खुशी होगी कि कैसे एक छोटे गांव की लड़की विथ हेल्प एंड कंटिन्यूस सपोर्ट ऑफ हर पेरेंट्स, कुछ फ्रेंड्स और अ सेट ऑफ सीनियर्स, मेंटर्स, आज एक कॉन्फिडेंट लेडी है, और साथ में अपने साथ की बहुत सारी महिलाओं को, जिनको लगता है कि कम्युनिकेशन शायद उनका फ्लॉ है, वो अच्छे से बोल नहीं सकती, कम्युनिकेट नहीं कर सकती, उनको भी एम्पावर करने की पूरी पूरी कोशिश में जी जान से लगी हुई है। थैंक यू सो मच। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला, तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला, तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी
तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।